नमस्कार साथियों, डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं दीपक यादव और आप हैं मेरे साथ इतिहास को जानने, समझने और पढ़ने के लिए। तो कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने इतिहास के कुछ आधारभूत बिंदुओं पर चर्चा की थी कि क्यों हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हमने देखी थी उनमें से एक परिभाषा जो थी वो जे.बी. ब्यूरी महोदय की थी कि इतिहास विज्ञान है, ना उससे कम है और ना उससे ज़्यादा है। दूसरी परिभाषा जो महत्वपूर्ण थी वो E.H. कार, एडवर्ड हेलेट कार। तो एडवर्ड हेलेट कार ने कहा था कि इतिहास अतीत व वर्तमान इन दोनों के बीच अनवरत संवाद है। अतीत और वर्तमान दोनों के बीच अनवरत संवाद को उन्होंने क्या कहा था? इतिहास। और एक हमने एडवर्ड हेलेट कार की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक जो जरूर पता होनी चाहिए वो थी व्हाट इज हिस्ट्री, कि इतिहास क्या है। ये पुस्तक किसकी थी? E.H. कार की। इसके बाद हमने इतिहास पढ़ने के उद्देश्य देखे थे कि क्यों हमें इतिहास पढ़ने चाहिए। तो अतीत की जो गलतियां हैं, अतीत में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोहराई ना जाएं, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं। उसके बाद हमने इतिहास के पिता हेरोडोटस के बारे में कुछ बातें की थी। हेरोडोटस मूलतः यूनानी था। इतिहास लेखन की परंपरा जो है वो यूनान से ही शुरू हुई थी और हेरोडोटस भी यूनानी था। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। उस पुस्तक में भारत और फारस अर्थात पर्सिया या आज के समय में हम कह सकते हैं ईरान, इन देशों के व्यापारिक संबंधों का हेरोडोटस ने वर्णन किया था। और ये जो संबंध बताए थे हेरोडोटस ने वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बताए थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के व्यापारिक और संबंधों का वर्णन किया था। हेरोडोटस ने ऐसा बताया था कि जो भारत है वो ईरानी साम्राज्य की, पारसी साम्राज्य की 20वीं छत्रपी था और यहाँ से 360 टैलेंट सोना जो है वो राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। अब हेरोडोटस के बाद हमने अगली चर्चा जो की थी वो की थी वेदव्यास की, जिनको हम भारत के इतिहास का पिता कहते हैं। और वेदव्यास ने एक पुस्तक लिखी थी महाभारत। चूंकि पांडवों के विजय की गाथा है ये, इसलिए महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं, इसीलिए हम महाभारत को कहते हैं शतसहस्त्र संहिता। इसीलिए महाभारत को कहा जाता है शतसहस्त्र संहिता। फिर हमने पढ़ा था कि कुल 18 पर्व महाभारत में हैं और उनमें से एक पर्व है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व का हिस्सा है भगवत गीता। वो उपदेश जो वासुदेव कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तो अर्जुन को दिया था, वो उपदेश क्या कहलाता है? भगवत गीता कहलाता है। धन्नाराम जयपाल, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग पिंकी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कल की क्लास कहाँ मिलेगी सर? तो कल की क्लास ऐप पे भी मिल जाएगी, कल की क्लास यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। ऐप पर क्लास कहाँ पर है सर? मिल नहीं रही है। आप थोड़ा सा खोजोगे तो मिल जाएगी। खोजने से बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। रावल रतन सिंह कभी कुछ खोजने श्रीलंका गए थे, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खोजने से मिल जाती हैं। तो आप थोड़ा सा खोजने का प्रयास कीजिए, जरूर मिलेगी। खैर, भगवत गीता। अगर कवि सम्मेलन में आप में से किसी की दिलचस्पी है तो थोड़ा सा ध्यान देना। हरियाणा के जितने भी कवि हैं वो जरूर ये कहते हैं कि कवि सम्मेलन की जन्मभूमि जो है वो हरियाणा रहा है, क्योंकि वो भगवत गीता को कवि सम्मेलन मानते हैं, जहां वक्ता तो थे वासुदेव कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। तो वो भगवत गीता को पहला कवि सम्मेलन भी मानते हैं। खैर, 1784 में गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है ये कि भगवत गीता का सबसे पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था चार्ल्स विल्किंस नाम के एक अंग्रेज थे। हुआ क्या था कि 1784 में एक संस्था स्थापित हुई थी एशियाटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इस संस्था का जो कार्य था वो ये था कि भारत का जो पुरातन साहित्य है उस भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, उसका अनुवाद करना है। इस संस्था के अधीन ही चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। उसके बाद हमने इतिहास के 3 काल पढ़े थे। वो 3 काल हमने जो पढ़े थे वो थे पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा था ऐतिहासिक काल। तीसरा जो काल था वो था हमारा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही कहा जाता है पाषाण काल, क्योंकि मानव ने जो उपकरण बनाए वो पाषाण अर्थात पत्थर से बनाए, इसलिए इसी काल को पाषाण काल कहा जाता है। तो इस काल के कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इस काल के लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आप खुद भी सोच सकते थे कि खुद भी सोच सकते हैं कि मानव जो है वो उसकी प्रारंभिक अवस्था, तो वहां मानव को किसी लिपि का कोई ज्ञान नहीं रहा होगा। आद्य ऐतिहासिक काल को कहा जाता है कांस्य युग, चूंकि पत्थर से जो उपकरण बने वो कमजोर होते थे तो मानव ने फिर एक धातु का उपयोग किया, तांबा कमजोर धातु थी तो तांबे से मजबूत धातु जो है वो मानव ने बनाई, तांबे में मिलाया टिन और क्या बनाया, कांसा बनाया। तो इस काल में जो उपकरण बने वो कांसे के उपकरण बनने प्रारंभ हो गए थे, इसलिए इस काल को कहा जाता है कांस्य युग। वैसे मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी तांबा। अब इस काल के लिखित प्रमाण तो हैं, लेकिन वो पठनीय नहीं है, आज तक उन्हें पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। हम इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक वैदिक सभ्यता का कुछ भाग इस काल में आता है, बाकी उससे कोई ज्यादा फर्क हमारे एग्जाम की दृष्टि से नहीं पड़ रहा है। खैर, सिंधु घाटी सभ्यता में एक लिपि थी जिसे भाव चित्रात्मक या बुस्टोफेडन लिपि कहा जाता है। उस लिपि को पढ़ने के कई लोगों ने प्रयास किए, जैसे सबसे पहले प्रयास किया था वेडेन ने, फिर आईडी महादेवन, फादर हैरास, कई लोगों ने पढ़ने के प्रयास किए, लेकिन आज तक उस लिपि को पढ़ा जाना संभव नहीं हो पाया है। अब तीसरा काल था ऐतिहासिक काल। इस काल के लिखित प्रमाण भी हैं और वो पठनीय भी हैं, आज उनको पढ़ा भी जाता है। भारत में ये काल प्रारंभ होता है लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह या क्राइस्ट या जीसस, उनके जन्म से कितने साल पहले, लगभग 600 साल पहले ये काल प्रारंभ होता है। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये काल प्रारंभ होता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय भारत के इतिहास में। अभी इसके बाद अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसे हम भारत का प्रथम नगरीकरण भी कहते हैं। और ये 6वीं शताब्दी, यहां पर एक बार दोबारा नगरीकरण होगा जिसे हम महाजनपद पढ़ते हैं, और उसे उसे भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 धर्म प्रभावी हुए, बौद्ध और जैन। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही का जन्म जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, और बौद्धों और जैनों ने अपना इतिहास लिखवाया भी, और वो इतिहास आज पढ़ा भी जाता है, वो साहित्य आज पढ़ा भी जाता है। इसीलिए ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो यहां तक की कुछ चीजें पढ़ ली थी हमने। अब एक बार हमें थोड़ी देर पाषाण काल हल्का सा और पढ़ना है, ताकि हम सिंधु घाटी सभ्यता तक व्यवस्थित ढंग से पहुंच पाए। तो ये जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। इन 3 भागों में पाषाण काल को बांटा गया है। अब ये पूरा पाषाण काल मानव की पहली अवस्था थी। तो मानव यहां पर शिकारी था। मानव पशुओं का केवल एक उपयोग जानता था कि उन पशुओं का शिकार करके और भोजन के रूप में उनका प्रयोग किया जा सकता है। मानव खाद्य संग्राहक था। मानव खाद्य संग्राहक था, अर्थात मानव के पास जो अतिरिक्त भोजन बचता था मानव उसको इकट्ठा करना सीख गया था, और प्रकृति से जो कुछ प्राप्त होता था वो मानव इकट्ठा करना सीख गया था। मानव प्रकृति पर पूर्णतया निर्भर था। मानव प्रकृति पर निर्भर था। देखो ये दोनों अलग चीजें, थोड़ा सा समझने की बात है कि खाद्य उत्पादक अलग बात है कि मानव कोई भोजन उत्पादित करने लग गया था, कोई अनाज उत्पादित करने लग गया था, ऐसा नहीं था। मानव खाद्य संग्राहक था, केवल वो भोजन को इकट्ठा करना यहां तक सीख गया था कि आज अगर जो अतिरिक्त भोजन है, जो अधिशेष है, उसको कल भी खाया जा सकता है। दूसरा काल मध्य पाषाण काल। यहां तक मानव जो है वो शवों को खुले में छोड़ देता था। मध्य पाषाण काल में मानव ने शव जो है वो दफनाना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में मानव ने शवों को दफनाना प्रारंभ किया। दूसरी चीज, मध्य पाषाण काल में मानव जो है वो आग से परिचित हुआ। बहुत जगह लिखा मिलेगा आपको कि आग की खोज हुई, तो ऐसा नहीं है कि आग की खोज हुई। आग संभवतः पहले से है, प्राकृतिक कारणों से लग गई होगी। मानव आग से परिचित हुआ। संभवतः इससे पहले तक मानव आग से डरता था। मानव आग से परिचित हुआ, मानव ने उसका उपयोग करना सीखा। हम अनुमान लगा सकते हैं केवल कि सर्वप्रथम आग, सर एनसीईआरटी से मैटर शामिल करें, हम आपके आभारी रहेंगे प्लीज। सर नमस्कार। हितेश जांगीर, सुमन चौधरी, प्रीति कुमारी बैरवा, रमेश कुमार, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाएंगे आपको। और जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन आप क्वेश्चन मिला के देख लेना, यही प्लेटफॉर्म होगा और मैं ही खड़ा होऊंगा। आप क्वेश्चन मिला के देख लेना। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया है जिसमें हिस्ट्री का जो पार्ट आता है उस एग्जाम का कट ऑफ इन अपने नोट्सों से जो क्वेश्चन आए उनसे ज्यादा चला गया हो। आप देख लेना, पूरी तरह आप कॉन्फिडेंट रहें, आश्वस्त रहें। दूसरी चीज, एनसीईआरटी खुद जहां से लिखती है, मैं खुद पीएचडी स्कॉलर हूं, हिस्ट्री से जेआरएफ है मेरा, तो एनसीईआरटी खुद जहां से जो लिखती है उन सारी बुकों तक से आपको कलेक्ट करके और बहुत अच्छा मैटर पढ़ाया जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखें कि हमको वाहियात चीजें नहीं पढ़नी है, जिनका हमारे एग्जाम से कोई संबंध नहीं है, उस तरह की चीजें नहीं पढ़नी है। इस एग्जाम में हमें यह ध्यान रखना है कि क्या छोड़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना। अपने एग्जाम के स्तर, बिल्कुल हमें एग्जाम में स्कोर तक थोड़ा सा फोकस रखना है। हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, केवल्य प्राप्त नहीं करना है, सर्वोच्च ज्ञान की अनुभूति नहीं लेनी है। आप बस थोड़ा सा इतना करें कि आप नोट्स बनाते रहें। निश्चित रूप से क्वेश्चन नोट्स से बाहर नहीं जाने वाले, जहां तक मुझे उम्मीद है। खैर, तो मानव यहां आग से परिचित हुआ। आग संभवतः प्रकृति में सबसे पहले कैसे आई होगी, तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि आसमानी बिजली यदि भूमि पर गिरे तो आग लग सकती है। एक कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण, यदि ज्वालामुखी फट जाए तो उससे आग लग सकती है। तीसरा कारण, यदि बांस के जो घने जंगल हैं वहां पे आंधियां चले तो जो लकड़ियां हैं उनमें घर्षण होता है, और उनमें घर्षण होता है तो तापमान बढ़ता है। वैसे भी घर्षण से तापमान बढ़ता ही है, तो आग लग सकती है। और यदि प्रकाश को एक जगह केंद्रित किया जाए तो स्वाभाविक रूप से आग लग सकती है। और मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पापा डिफेंस से थे, तो वहाँ उनको एक लेंस मिलता था। उस लेंस को यदि सूर्य के सामने रख दिया जाए और उसका बिंदु कहीं पर बना दिया जाए, वहाँ कागज रख दिया जाए, तो वो प्रकाश का बिंदु बनाता था और कुछ ही देर में ये देखता था कि आग जलने लग जाती थी, वो कागज जलने लग जाता था। तो मैंने खूब खेला है बचपन में उससे। तो कोई भी कारण रहा हो, आग प्रकृति में विद्यमान थी, यहां मानव आग से
परिचित हुआ था, मानव उसका उपयोग करना सीख गया था। आग के उपयोग से मानव को कई सारे फायदे मिले होंगे। एक तो आग जो है वो सर्दी में मानव को तपन दे सकती थी। दूसरी चीज, आग जो है उसके पास जंगली जानवर नहीं आते, तो स्वाभाविक सी बात है कि आग मानव के लिए सुरक्षा का काम कर सकती थी। तीसरी चीज, आग लगने के बाद मानव ने भुना हुआ मांस खाया होगा, और जो भुना हुआ मांस है वो कच्चे मांस की तुलना में स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। और दूसरी चीज, जो भुना हुआ मांस है वो मैंने तो खैर कभी खाया नहीं, बाकी वो शायद स्वाद में भी टेस्टी रहता होगा। तो यहां मानव आग से परिचित हुआ, उसके कई सारे परिणाम मानव ने देखे होंगे। एक और चीज शुरू हुई यहां से आंशिक रूप में पशुपालन शुरू हुआ। दो स्थल, एक तो आदमगढ़, ये आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान, कोठारी नदी के किनारे। इन दोनों स्थलों से पशुपालन के प्रमाण मिलना शुरू हो जाते हैं। मतलब इस मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। भले ही वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन मानव ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। अब नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि नवपाषाण काल में बहुत सारे परिवर्तन आए। नवपाषाण काल में कई क्षेत्रों में परिवर्तन आया। देखो, एक तो मानव ने स्थायी कृषि करना, मानव ने स्थायी रूप से एक जगह रहकर खेती करना शुरू कर दिया, यह बड़ा परिवर्तन था। स्थायी कृषि के परिणाम स्वरूप मानव के पास अधिशेष बचना शुरू हुआ। देखो, अधिशेष हम समझ सकते हैं कि किसी के पास 10 बीघा जमीन है और 10 बीघा में यदि गेहूं बोए जाएं, तो हम देखेंगे कि एक परिवार के लिए केवल 1 बीघा के गेहूं जो हैं वो पर्याप्त रहेंगे। बाकी 9 बीघा में जो गेहूं बोए थे उसे हम कहेंगे अधिशेष। तो वो अधिशेष जो था वो गांवों से बाहर गया, और बाहर गया तो स्वाभाविक सी बात है कि नगरों का निर्माण हुआ, और उसी का परिणाम था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम पढ़ते हैं भारत का पहला नगरीकरण। फिर स्थायी कृषि शुरू हुई। पशुपालन जो है वो बड़े स्तर पर होने लगा, पशुपालन में वृद्धि हुई। तीसरी चीज, इसी काल में मानव ने पूजा की शुरुआत की। मानव आस्तिक पहले था या नहीं था वो अलग तरह का प्रश्न है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव की आस्था जुड़ी हुई थी, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो आस्तिक की परिभाषा है वो ये दे रखी है कि जो वेदों में आस्था रखता हो वो आस्तिक, मतलब वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करता हो वो आस्तिक, जो वेदों को की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक। लेकिन यहां मानव ने पूजा की शुरुआत कर दी थी। और वैसे भी हम भारतीय जो हैं वो पुजारी होते ही हैं। रमेश कुमार चौधरी प्रणाम, नूतन कुमारी बैरवा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पुजारी तो हम भारतीय होते ही हैं। वो अलग बात है कि हम मंदिर जाते हैं तो चप्पल भी ऐसी जगह निकालते हैं जहां से मंदिर, जहां से भगवान और चप्पल दोनों दिखाई देते रहें, क्योंकि यदि भगवान नाराज हो गए तो बड़ी समस्या, और यदि चप्पल चोरी हो गई तो ये तो रूस यूक्रेन से भी बड़ा मसला, ये तो ज्वलंत समस्या है हमारे लिए। खैर, कुल मिला के पूजा की यहां पर शुरुआत हो चुकी थी। स्थायी कृषि, पशुपालन, पूजा की शुरुआत हुई। एक और बड़ा परिवर्तन आया इस काल में। इस काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया। देखो, आग खोज हुई प्रकृति में अपने आप, और पहिया आविष्कार था। ऐसा नहीं था कि पहिया अपने आप बन गया होगा या पहिया प्रकृति में विद्यमान था। आविष्कार हम उसे कहते हैं जो मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करे, उसे हम क्या कहते हैं? आविष्कार कहते हैं। कोई भी चौकोर धातु रही हो और मानव ने ऐसे ऐसे उसे सतह पर चलाया हो, या अगर मान लो मानव के पास चौकोर लकड़ी रही हो या पत्थर रहा हो, ऐसे ऐसे सतह पर चलाया हो, तो एक स्थिति आएगी कि ये कोर जो हैं, ये किनारे जो हैं, ये गोल होने लग जाएंगे। तो संभवतः इस तरह से क्या बना? पहिया बना।
पहिए से ही किसका विकास हुआ? चाक का विकास हुआ। और चाक पर बनते हैं मिट्टी के बर्तन। मिट्टी को कहा जाता है मृदा और बर्तन कहलाते हैं भांड। तो मिट्टी के बर्तन क्या कहलाते हैं? मृद भांड कहलाते हैं। तो पहिए से चाक और चाक से मृद भांड। अब जब मृद भांड बने तो उसका एक परिणाम यह भी आया कि मानव जो है वो बड़ी मात्रा में जो अनाज है, जो भोजन है, उसका संग्रहण कर सकता था, उसको इकट्ठा कर सकता था। अब नवपाषाण काल में जब ये सारी चीजें शुरू हुई और मानव के पास अधिशेष बचना शुरू हुआ तो उसी का परिणाम था कि नगरों का निर्माण हुआ। और उसे ही हम पढ़ते हैं भारत का पहला नगरीकरण या सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहां से आपका पहला टॉपिक व्यवस्थित ढंग से शुरू होता है और वो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आपका पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो उस समय अधिकांश स्थल जो खोजे गए वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्रम में खोजे गए, इसलिए नाम पड़ गया। जॉन मार्शल ने एक नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी विभिन्न नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है, हम अभी पढ़ेंगे वो सारे नाम। लेकिन एक कॉमन चीज कि दुनिया में लगभग जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे विकसित हुई, या मानव का प्रवास जो था वो नदियों के किनारे रहा। क्यों? इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं कि नदियों का विकास जो है, वो सभ्यताओं का विकास जो है वो नदियों के तटों पर शुरू हुआ। मैं तब तक आपको सभ्यताएं बताता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। देखो, चीन की सभ्यता यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी और यह किस नदी के किनारे विकसित हुई? हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता, यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? नील नदी के किनारे विकसित हुई। तीसरा, मेसोपोटामिया, या हम इसे कह सकते हैं सुमेरियन सभ्यता। यह किस नदी के किनारे विकसित हुई? यह दजला और फरात अर्थात टिग्रिस और यूफ्रेटस, उन नदियों के किनारे विकसित हुई। ये तीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती हैं कि इन तीन सभ्यताओं का सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ ना कुछ संबंध था। इसके अलावा हम रोम की सभ्यता देखते हैं और यूनान की सभ्यता देखते हैं, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यताएं हैं, वो उसके समकालीन नहीं है। आपको ये जरूर याद रखना है। और जहां तक मुझे याद है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता किन सभ्यताओं के समकालीन थी। अनुसर अग्नि तो पुरापाषाण काल में ही आ गई थी ना? हाँ जी, बिल्कुल पुरापाषाण काल में आ गई होगी, लेकिन मानव उसके उपयोग से परिचित पुरापाषाण काल में नहीं था। व्यापार के लिए, कृषि के लिए बिल्कुल अग्नि तो पूरा, दजला और फरात पानी, खेती व्यापार के लिए यूजफुल है, नदियां उपजाऊ प्रदेश, पानी की उपलब्धता, हाँ बिल्कुल ये सारे कारण हैं। देखो, पहले तो अपन इन नदियों को देखते हैं, फिर अभी बात करते हैं कि सभ्यता नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई। तो चीन की सभ्यता हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता जो है वो दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे विकसित हुई। यूनान और रोम की सभ्यताएं जो हैं वो इसके परवर्ती मानी जाती हैं। रोम की सभ्यता टाइबर नदी के आसपास विकसित हुई, जबकि यूनान की सभ्यता पहाड़ों में विकसित हुई। यूनान की सभ्यता एक अपवाद है, वो पहाड़ों में विकसित हुई, वो नदियों के किनारे विकसित नहीं हुई। खैर, नदियों का बहुत ज्यादा महत्व रहा, इसीलिए विल ड्यूरेंट या विल ड्यूरा भी कहते हैं, वो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये सभ्यताएं थी वो नदी घाटियों के पालने में विकसित हुई।
नदी घाटियों के पालने में विकसित हुई। तो इसके कई सारे कारण रहे, हम वो कारण देखते हैं कि ये सभ्यताएं नदी घाटियों के आसपास क्यों विकसित हुई। सबसे पहली चीज कि नदी जो है वो पानी उपलब्ध कराती थी, मानव को जल उपलब्ध करवाती थी। दूसरी चीज, नदियों के आसपास जो भूमि है वो उपजाऊ होती थी, उस पर खेती भी की जा सकती थी और वहां पर वन भी थे कि मानव कंदमूल फल प्राप्त कर सकता था। तीसरी चीज, पानी के आसपास पशु जरूर आएगा, पानी पीने के लिए पानी के आसपास पशु जरूर आएगा और उस समय उसका शिकार आसान है, उसको आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। और मानव के भोजन में चूंकि मांस प्रमुख रूप से समाहित था, तो इसलिए ये सभ्यताएं किसके किनारे विकसित हुई? नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई। आप यहां तक ये तीन चीजें जरूर याद रखें कि चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, जबकि यूनान और रोम की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की मानी जाती है। हाँ, हवांगो नदी को सीताराम खोकर चीन का शोक कहते हैं, बिल्कुल चीन का शोक कहा जाता है हवांगो नदी को, लेकिन वो भूगोल का विषय क्षेत्र है, तो आपको भूगोल वाले सर समझाएंगे। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे चार्ल्स मेसन। 1826 में सबसे पहले इस व्यक्ति ने हड़प्पा के टीले की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। सबसे पहले हड़प्पा के टीले की ओर लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया? वो व्यक्ति था चार्ल्स मेसन। ये एक अंग्रेज अधिकारी था और इस व्यक्ति की गहरी दिलचस्पी थी यूनान के इतिहास में। चूंकि यूनान का इतिहास गौरवशाली रहा है, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था आपको कि एथेंस और स्पार्टा दो नगर राज्य बताए थे। स्पार्टन्स जो हैं वो हमेशा योद्धा होने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और एथेंस में प्रमुख रूप से दार्शनिक पैदा हुए थे, लेकिन एथेंस में योद्धा भी हुए हैं। जैसे हम दिवेर पढ़ते हैं तो उसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, वो एथेंस की वजह से ही कहा जाता है, हम वह चर्चा करेंगे। तो इस चार्ल्स मेसन को यूनान के गौरवशाली इतिहास में बड़ी गहरी दिलचस्पी थी। अब इस व्यक्ति को यह लगता था, इस चार्ल्स मेसन को, कि भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। सिकंदर का आक्रमण हम पढ़ेंगे भी, यहां तो केवल ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। सिकंदर और पोरस के बीच, इन दोनों के बीच एक झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसे कहा जाता है, जिसे ऋग्वेद में कहा गया है वितस्ता नदी। एक ही बात है, झेलम नदी के किनारे या वितस्ता नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। पोरस अद्भुत वीरता पूर्वक लड़े थे, निसंदेह उन्होंने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था, लेकिन भाग्य शायद उनके साथ नहीं था। हम पूरी चर्चा जब हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, उससे पहले महाजनपद काल जहां समाप्त होगा वहां पर हम इस सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। खैर, आप तब तक कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि झेलम या वितस्ता नदी को यूनानियों ने क्या कहा है। जो यूनानी लेखक आए थे सिकंदर के साथ, उनमें तीन प्रमुख थे। एक तो सिकंदर की जल सेना का प्रमुख था निर्याकस, एक ओनेसिसिक्रेटस और एक ओरिस्टोब्यूलस। तो उन लोगों ने इस झेलम या वितस्ता नदी को क्या कहा है? नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। हाँ, बिल्कुल कहते हैं, हेरोडोटस ने ही कहा था मिस्र का वरदान भी। खैर, तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि सिकंदर और पोरस के बीच ये युद्ध जो है वो इसी जगह पर लड़ा गया जहां ये टीला है। उसको ऐसा लगा कि अवशेष इसीलिए प्राप्त हो रहे हैं कि सिकंदर और पोरस के बीच यहां पर युद्ध लड़ा गया। खैर, ये पोरस नाम कुछ समय पहले बड़ा चर्चा में रहा था। अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो मशहूर नृत्यांगना जो हैं सपना चौधरी, उन्होंने अपने बेटे का नाम पोरस रखा है और आजकल नाम भी वाद विवाद के केंद्र बन गए हैं।
आपने पहले अगर थोड़ा ध्यान दिया हो तो करीना कपूर जो है और सैफ अली खान, उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। तैमूर ने 1221 में भारत पर नहीं, सॉरी 1398 में 1221 मेरे इसलिए याद रह गया कि तब चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। खैर, तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। तब भी वहां पर काफी सारा वाद विवाद हुआ था। खैर, इसको ऐसा लगता था कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो हड़प्पा टीले पर हुआ था। इसकी ये धारणा तो गलत थी, लेकिन इतना जरूर था कि इस व्यक्ति ने हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकर्षित कर दिया था। अब आगे बात करते हैं। तो पहली लाइन जो आपको इस कंसेप्ट में याद रखनी है वो ये थी कि सबसे पहले हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकर्षित किसने किया, तो वो व्यक्ति था चार्ल्स मेसन। अब आगे बढ़ते हैं। 1856 में कराची से और लाहौर रेल लाइन बिछाई जा रही थी। कराची और लाहौर दोनों पाकिस्तान में हैं। मैंने कल भी पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से जो स्वतंत्रता मिली वो 1947 में मिली, और 1947 में दोनों को स्वतंत्रता मिली। भारत और पाकिस्तान दोनों के इतिहास के तथ्य एक ही है। पाक है स्थान, जो पाकिस्तान, पाक यानी पवित्र था, जो स्थान कहीं से लगता है वो पवित्र है। खैर, वो तो अलग बात है। कराची से और लाहौर रेल लाइन बिछाई जा रही थी। 1853 में रेल लाइन बिछाने का कार्य भारत में शुरू हुआ था, और वो कार्य जिसके काल में शुरू हुआ था वो थे डलहौजी। वो व्यक्ति कौन थे? डलहौजी थे। पहली रेल लाइन जो बिछाई गई थी वो आपको सबको पता होगा, बंबई से ठाणे पहली रेलगाड़ी चली थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले आज के एग्जाम से इस तरह के क्वेश्चन का कि साहब पहली जो रेल लाइन या मतलब पहली रेलगाड़ी किसके काल में चली, कहां से कहां तक चली, ऐसे क्वेश्चन आज के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये बहुत पहले का दौर था, तब की बात अलग थी, आज की बात अलग है। खैर, कराची से और लाहौर रेल लाइन बिछाई जा रही थी। अब 2 इंजीनियर भाई थे, एक तो जॉन ब्रंटन और एक विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, इन दोनों ने क्या किया कि हड़प्पा के टीले से जो ईंटें मिली, उन ईंटों का उपयोग रेल लाइन बिछाने के लिए जो रोड़े लगाए जाते हैं, जो पत्थर लगाए जाते हैं, उनके रूप में कर दिया। चूंकि इनका इतिहास से कोई संबंध नहीं था, तो ये भी नहीं जानते थे कि इन ईंटों की क्या उपयोगिता हो सकती है, इसलिए इन्होंने उन ईंटों का उपयोग किस में कर दिया? रोड़े बिछाने के रूप में कर दिया। 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। और यह स्थापना होती है अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। ये कनिंघम ने थोड़ा बहुत प्रयास किया, वो हड़प्पा के टीले पर गए भी, वहां उन्होंने कुछ चीजों को देखा भी, लेकिन चूंकि यहां तक अंग्रेजों की भारतीयों के इतिहास में कोई बहुत गहरी दिलचस्पी नहीं थी, तो पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई। यहां तक कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। उसके बाद पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बन के आते हैं जॉन मार्शल। इस व्यक्ति का कार्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास में बड़ा सराहनीय रहा। जॉन मार्शल को सिंधु घाटी सभ्यता का पितामह भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पितामह किसको कहा जाता है? जॉन मार्शल को कहा जाता है। जॉन मार्शल ने यह कार्य सौंपा राय बहादुर दयाराम साहनी को।
जॉन मार्शल ने यह कार्य सौंपा राय बहादुर दयाराम साहनी। और राय बहादुर दयाराम साहनी ने पहला स्थल खोजा और वो स्थल था हड़प्पा। वो स्थल कौन सा था? हड़प्पा। और इसी के साथ ही नाम पड़ गया इसका हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सभ्यता का पहला स्थल ये खोजा गया था, उसी के नाम पर नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो यहां तक कि कुछ चीजों में जो चीजें महत्वपूर्ण थी, हड़प्पा के टीले की और सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद हड़प्पा के टीले से जो ईंटें मिल रही थी उनका रोड़ों के रूप में उपयोग किया दोनों इंजीनियर भाई जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने। पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी और वो बंबई से थाने चली थी। फिर उसके बाद पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है 1861 में कनिंघम के निर्देशन में। उसके महानिदेशक भारत में बाद में बन के आते हैं जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने यह कार्य सौंपा राय बहादुर दयाराम साहनी को। उन्होंने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल की खोज की और वो स्थल था हड़प्पा। यहां तक ये सारी बातें खोज से संबंधित थी। अब इसके बाद हम अगला बिंदु देखते हैं और वो अगला बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। खैर, सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जा सकता है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि किन किन नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जा सकता है। सुमन चौधरी सर, आप तो एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हो। बिल्कुल, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी तो खुद पुस्तकों के आधार पर लिखी गई है। यदि आप रोमिला थापर, डीडी गोस्वामी, रामशरण शर्मा, आरसी मजूमदार पढ़ोगे तो उनको आधार बना के एनसीईआरटी लिखी गई है। आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, आप तो मस्त बिंदास होके पढ़िए। ना ये हिस्ट्री आपको बोरिंग लगेगा और ना ही आपको ये मुश्किल लगेगा, और बिल्कुल टारगेट करके आपको चीजें बताई जाएंगी कि ये चीजें आपको याद रखनी है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि हाईली अपडेटेड कंटेंट पढ़ाया जाएगा आपको। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लगभग क्वेश्चन अपने नोट्स से बिल्कुल डिटो लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। बाकायदा बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऑप्शन तक यहां मैं बताऊंगा। अभी आपका क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट होगा, तो वहां आपको सब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। मृतकों का टीला, सुमन चौधरी, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। सीताराम खोकर, हड़प्पा सभ्यता, बिल्कुल ये मैंने बता दिया। और इसके अलावा बताओ थोड़ा सा। देखो, आप देखते हैं, सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल में आती है? आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। तो इसे आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहा जा सकता है। दूसरा बिल्कुल सही, किसने जवाब दिया था? हितेश जांगीर, बिल्कुल कांस्य युगीन। धातु के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग में आती है? कांस्य युग में आती है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सीताराम खोकर आद्य ऐतिहासिक, हाँ बिल्कुल, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ये दो नाम हो गए। अब देखो, इसके अलावा देखते हैं कि पहला स्थल कौन सा खोजा गया? पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा। तो उस स्थल के नाम पर इसको किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चौथा, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आजादी से पहले हुई और आजादी से पहले अधिकांश स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में खोजे गए थे, तो ऐसी जो अधिकांश स्थल खोजे गए थे वो सिंधु नदी के अपवाह क्रम में खोजे गए थे। अगर हम यहां क्षेत्र देखें तो लगभग इस तरह से अपना जो ये वाला एरिया था, ये जो आज जहां पाकिस्तान है, वहां पर खोजे गए थे। तो जॉन मार्शल ने इसको ये नाम दे दिया
जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। जॉन मार्शल की एक पुस्तक भी है जो आपको याद रखनी है, चूंकि जैसे रामशरण शर्मा की बुक पहले आर्टेट में पूछी हुई है कि भारत के प्राचीन नगरों का पतन, ये पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर रामशरण शर्मा की है। ऐसे ही हो सकता है जॉन मार्शल की पुस्तक पूछ ले। जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। तो हो सकता है पुस्तक पूछ ले, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। तो जॉन मार्शल ने इसे क्या नाम दे दिया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया। लेकिन साथ ही साथ जॉन मार्शल ने यह कहा था कि यदि बाद के काल में जो स्थल है वो सिंधु नदी के अलावा और अन्य क्षेत्रों में प्राप्त हो तो इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता नाम दे दिया जाना चाहिए। इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता नाम दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने ज्यादा प्रयास इस क्षेत्र में किए नहीं, इसीलिए आज तक जो नाम प्रचलित है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही प्रचलित है। नहीं तो आज हम पढ़ रहे होते यहां पर भारतीय सभ्यता। खैर, यह सभ्यता भारत के नाम से जानी जा रही होती, आज जो सभ्यता कम से कम पाकिस्तान के प्रमुख स्थलों के नाम से जानी जाती है। हड़प्पा नाम मार्शल ने दिया नहीं, सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन हुआ, इसीलिए उसका नाम, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई इसलिए नाम पड़ा था हड़प्पा। जॉन मार्शल ने नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। खैर, अगला जो नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता को भारत का पहला नगरीकरण कहा जाता है। भारत में अगर कहीं पहले नगर बसे तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में बसे, या नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। या नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। गॉर्डन चाइल्ड ने एक पुस्तक लिखी, ये बुक्स थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि एक बार पहले आर्टेट जब होता था तो डॉक्टर रामशरण शर्मा की वो पुस्तक पूछी गई है। मैं बार बार नाम बोल रहा हूं, भारत के प्राचीन नगरों का पतन, ये पुस्तक डॉक्टर रामशरण शर्मा की है। तो गॉर्डन चाइल्ड ने एक पुस्तक लिखी, द अर्बन रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ही होता है नगरीय क्रांति। तो इसको गॉर्डन चाइल्ड ने क्या नाम दिया, नगरीय क्रांति नाम दिया। भारत में पहली बार कहीं नगर बने तो बने सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर आज के समय को देखा जाए तो लगभग आज से 4,500-5,000 साल पहले भारतीयों ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, इस तरह के नगर बना दिए थे। देखो, एक अजीब बात है कि भारत का जो इतिहास लेखन हुआ वो भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ। आज भी जिस व्यक्ति ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटा उसे हम लॉर्ड कर्जन पढ़ते हैं। उस व्यक्ति को हम क्या पढ़ते हैं, लॉर्ड कर्जन पढ़ते हैं। लॉर्ड माने भगवान। तो उस समय का दौर अलग था, उस समय भारत जो है वो ब्रिटिश दास्ता में जकड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद जो सरकारी इतिहास लेखन हुआ, क्या वहां से ये शब्द नहीं हटा देना चाहिए? क्या कर्जन हमारे भगवान हो सकते हैं? लेकिन भारत में अजीब चीज है, मैं कई बार देखता हूं, हम जब कल राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे थे तो वहां मैंने दूसरा चरण बताया था आपको, गर्मपंथी युग। लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा उग्रवादी युग। तो उग्रवादी युग यदि आज हम ऐसा लिखते हैं तो जो एनसीईआरटी में कक्षा 6 से 10 तक जो बालक पढ़ेगा वो क्या सोचे कि बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी थे? नहीं, ये बिल्कुल शब्द ही गलत है। वो गर्मपंथी युग ही होना चाहिए और कर्जन के आगे लॉर्ड लगाने की कहीं दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे भगवान नहीं थे। लेकिन भारत में इतिहास लेखन की अलग ही तरह की परंपरा रही है। खैर, भारत का पहला नगरीकरण कहा जाता है या नगरीय क्रांति कहा जाता है, और यह नगरीय क्रांति किसने कहा था? गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था। और गॉर्डन चाइल्ड की पुस्तक कौन सी है? द अर्बन रिवॉल्यूशन गॉर्डन चाइल्ड की पुस्तक है। तो ये कुछ प्रीवियस पेज स्लाइड्स यहां से आ जाएंगी ना।
रूट पे चल रही है स्लाइड्स, कहाँ से, वहां से आएंगी। तो यहां तक की चीजों में जो हमने काम की चीजें पढ़ी, वो सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें जो इनमें से रही, वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से जो चौथा विकल्प होगा, वो चौथा विकल्प होगा या तो यूनान की सभ्यता और या रोम की सभ्यता। वो दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं रही। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई सर। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजियत नहीं गई, सही बात है, निश्चित रूप से अंग्रेज चले गए। कभी भगत सिंह ने कहा था कि ये गोरे तो चले जाएंगे, लेकिन जो काले हैं वो जब कुर्सियों पे बैठेंगे तो वो गोरे हो जाएंगे, और आज वही हो रहा है। आज भी वास्तव में ऐसा है कि हम देखो, दो अलग अलग शब्द हैं। आप ऐसा मत सोचना कि चर्चा से थोड़ा इतर चले गए सिंधु घाटी सभ्यता से। दो अलग अलग शब्द हैं, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, और दूसरा शब्द है पाश्चात्यकरण। वास्तविकता यह है कि पाश्चात्यकरण हो रहा है और उसे हम समझ रहे हैं आधुनिकीकरण। ये दोनों अलग अलग टर्म है। पाश्चात्यकरण मतलब वेस्टर्ननेस और आधुनिकीकरण मॉडर्ननेस। अपने विचारों को उन्नत बनाना, ये तो है आधुनिकीकरण। दूसरा, केवल पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करना, पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करना, यह है पाश्चात्यकरण। तो आधुनिकीकरण नहीं हो रहा, पाश्चात्यकरण हो रहा है। बिल्कुल सही बात है कि अंग्रेजियत नहीं गई और वो जाने के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। आप देखना कभी भी बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फेमस साबुन जिन पे शायरियां लिख दी गई, जो उन पर अगर आप देखोगे तो उन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो टॉयलेट सोप्स हैं। वो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस कार्य में उपयोग में आती होगी, लेकिन यहाँ भारत में उन पर उनकी खुशबुओं पर शायरियाँ लिख दी गई। खैर, तो वो अलग बात है। कभी अंग्रेज जब भारत आए थे तो कभी भारतीयों ने, जहांगीर के काल में जब वो आए तो बेचारे जहांगीर ने कभी नहीं सोचा होगा कि यही कभी तुम्हारे वंशजों को उनके पूर्वजों की आंखों के सामने समाप्त कर देंगे और उन्हीं के वंशज बहादुर शाह जफर को ये बर्मा भेज देंगे और वहां पर उनको गैराज में रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति लाल किले में रहा करता था उसको गैराज में रहना पड़ा। तो वो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं भारतीय संस्कृति का प्रेमी जरूर हूं। वो दोनों अलग बात हैं। खैर, इसके बाद 1826 में सबसे पहले हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकर्षित किसने किया? चार्ल्स मेसन ने किया। चार्ल्स मेसन को ऐसा लगता था सिकंदर और पोरस का युद्ध इस टीले पर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी ये धारणा तो गलत थी, लेकिन उस व्यक्ति ने सबसे पहले इस टीले की ओर ध्यान आकर्षित अपने अधिकारियों का किया था। वो अलग बात है, अधिकारियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अरे कहां गया? अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1853 में भारतीय रेलवे का विकास शुरू हुआ। डलहौजी के काल में पहली रेल चली बंबई से ठाणे। 1856 में कराची से और लाहौर रेल लाइन बिछाने के दौरान हड़प्पा की टीलों का उपयोग दो इंजीनियर भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन्होंने पत्थरों के रूप में, छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में, रोड़ों के रूप में किया। उसके बाद 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। किसके निर्देशन में? कनिंघम के निर्देशन में। खैर, एक क्वेश्चन तब तक आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि राजपूतों की उत्पत्ति यूची कबीले से, मतलब कुषाणों से, किस इतिहासकार ने मानी? हम भारत के इतिहास में या राजस्थान के इतिहास में, दोनों में ही पढ़ेंगे। 7 से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल जो है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि राजपूतों की उत्पत्ति यूची कबीले की एक ब्रांच भारत आई थी जो भारत में कुषाण कहलाए, जिनमें प्रसिद्ध शासक कनिष्क हुआ, जिनके नाम पर कनिष्क का जिस दिन राज्यारोहण होता है वहीं से भारत का राष्ट्रीय संवत भी शुरू होता है, शक संवत। तो तब तक आप जवाब दीजिए कि किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति यूची कबीले से मानी थी। खैर, उसके बाद पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बन के आते हैं जॉन मार्शल, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का पितामह कहा जाता है।
और जो जॉन मार्शल थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर कार्य करने का कार्यभार सौंपा राय बहादुर दयाराम साहनी को। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता का पहला स्थल खोजा और वो स्थल था हड़प्पा। उसके बाद बात की थी हमने नामकरण की, तो आद्य ऐतिहासिक काल में आती थी सिंधु घाटी सभ्यता। लिखित प्रमाण है लेकिन पठनीय नहीं है। दूसरा, धातु के आधार पर कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऐसा नहीं था कि कांस्य के अलावा बाकी धातुएं नहीं थी, क्योंकि आज यदि स्टील के बर्तन चल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल को सारे बर्तन जो है वो कांच के बनने लग जाएं। तो बाकी तांबे के भी जो बर्तन हैं वो रहे, उपकरण भी रहे, तो बाकी धातुएं भी विद्यमान रही, लेकिन प्रमुख रूप से कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता, पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मार्शल ने नाम दिया क्योंकि आजादी से पहले सर्वाधिक स्थलों का केंद्रण सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के अपवाक्रम में रहा। तो जो जॉन मार्शल की पुस्तक थी मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये जॉन मार्शल की पुस्तक थी। उसके बाद भारत का पहला नगरीकरण, भारत के इतिहास में अगर कहीं पहली बार नगर बने तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में बने। गॉर्डन चाइल्ड ने पुस्तक लिखी द अर्बन रेवोल्यूशन, और इसका मतलब ही क्या होता है, नगरीय क्रांति। तो यहां तक की कुछ चीजें हमने अब तक पढ़ी। अब जो हमारा अगला बिंदु है वो अगला बिंदु है नगर नियोजन व जल निकास व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन और जल निकास व्यवस्था थी वो हमारा अगला बिंदु है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर कोई सबसे बड़ी विशेषता थी तो वो था सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन या सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता, उनमें से किसी भी सभ्यता में सिंधु घाटी जैसा नगर नियोजन प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका नगरीकरण या नगर नियोजन और जल निकास की व्यवस्था। नगर की प्रमुख विशेषताएं: भवन, सड़कें और नालियां। क्या ये तीनों विशेषताएं नगरों से संबंधित नहीं है? मैं आज के नगरों की बात कर, ग्रिड पद्धति नगर नियोजन, बिल्कुल ग्रिड पद्धति अभी पढ़ेंगे हम। तो भवन, सड़कें और नालियां। भवन जो है वो मुख्यतः पक्की ईंटों से बने। भवन मुख्यतः पक्की ईंटों से बने, लेकिन दो स्थल हैं, एक तो कालीबंगा और एक रंगपुर। कालीबंगा राजस्थान में है और रंगपुर गुजरात में है। रंगपुर गुजरात। इन दोनों स्थलों पर भवन जो है वो कच्ची ईंटों से भी बने। इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्तियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता की गरीब बस्तियां थी ये। तो भवन मुख्यतः पक्की ईंटों से बने, कालीबंगा और रंगपुर में भवन कच्ची ईंटों से बने। इसलिए कहा जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्तियां थी। दूसरी चीज, भवनों के, एक बार भवन ही पूरा देख लेते हैं, इनको रेस कर देते हैं। भवनों के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क पे नहीं खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, जबकि पीछे की ओर गली में खुलते थे। वर्तमान जो व्यवस्था है वहां पर भवनों के दरवाजे जो हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते हैं,
जिससे यातायात जो है वो पूरी तरह प्रभावित होता है। जबकि यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों के दरवाजे पीछे की ओर गली में खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। इसका अपवाद है एक स्थल लोथल। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। अभी प्रमुख स्थल हमको पढ़ने हैं, तो लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। तो ये लोथल से एक भवन मिला है, इस भवन का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है, यह अपवाद है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों के दरवाजे पीछे की ओर गली में खुलते थे, लेकिन केवल एक स्थल जो कहां से मिला है, लोथल से मिला है, यहां पर एक भवन का दरवाजा मुख्य सड़क पे खुलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मकान रहा होगा। अगर गांवों के परिदृश्य में देखें, चूंकि भारत गांवों में बसता है, तो सरपंच का मकान रहा होगा। अगर शहर के परिदृश्य में देखें तो स्वाभाविक सी बात है कि सभापति वगैरह किसी बड़े व्यक्ति का मकान रहा होगा। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि जब पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों के दरवाजे जो हैं वो पीछे की ओर खुलते हैं, एक व्यक्ति का दरवाजा, एक व्यक्ति के भवन का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। लोथल में एक भवन अपवाद है जिसका दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है। दूसरी चीज, सड़क। सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वैसे आधुनिक रिसर्च में इस पे संशय है कि सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती थी। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, हाँ बिल्कुल। जहाजों को खड़ा करने का स्थान गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड लोथल से मिला है। सुमन चौधरी, सीताराम खोकर, सड़कें समकोण पर काटती थी, मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। बिल्कुल, मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लेकिन अब जो रिसर्च लगातार आगे बढ़ता जा रहा है उसमें ऐसा संशय पैदा हो गया है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कुछ विशेष क्षेत्रों में ही थी। लेकिन अभी तक चूंकि हमें एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वो दोनों स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो अभी हमें यही पढ़ना है। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। इस तरह से बनेंगे 90 डिग्री के कोण। ये सारे जो भी कोण बन रहे हैं, क्या ये समकोण नहीं है? तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब सड़क जहां भी मिलेगी, मान लो ये स्थान है, तो यहां चौराहा बनेगा। तो सड़कें कहां जाकर मिलती थी? चौराहे पर जाकर मिलती थी। सड़कें चौराहे पर जाकर मिलती थी। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और चौराहे पर जाकर मिलती थी। मुख्य सड़क जो थी उसको राजपथ कहा गया है। मुख्य सड़क को क्या कहा गया है? राजपथ कहा गया है। सीताराम खोखर, जयपुर शहर की तरह है। अब तो जयपुर का जो एक्सटेंशन हो गया, जो विस्तार हो गया, वहां पे वैसी व्यवस्था नहीं है। बाकी बिल्कुल जयपुर शहर में जो जयपुर मूल रूप से जो जयपुर की बसावट है, वहां पे सड़कें चौराहे पर मिलती हैं। खैर, मुख्य सड़क को क्या कहा गया है? मुख्य सड़क को राजपथ कहा गया है। अब सड़कों के किनारे कचरा पात्र रखे जाते थे। सड़कों के किनारे कचरा पात्र या डस्टबिन जो हैं वो रखे जाते थे ताकि सड़क पर कचरा ना फैले। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये कुछ ना कुछ प्रमाणित और करेंगी। ये कचरा पात्र स्पष्ट रूप से ये प्रमाणित कर रहे हैं कि सिंधुवासी जो हैं वो स्वच्छता के प्रति सजग थे। मतलब हम ये सोचे कि हमारे जो पूर्वज थे वो स्वच्छता के लिए पूरी तरह सजग थे। उनका ध्यान स्वच्छता की ओर था। आज ही स्वच्छ भारत अभियान नहीं है, उन लोगों ने बहुत पहले स्वच्छ भारत अभियान चला दिया था। खैर, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या जाल जो होता है वो इसी तरह का नहीं होता? तो इसे कहा जाता है जाल पद्धति, या शतरंज को कहा जाता है चेस,
और शतरंज का बोर्ड, चेस बोर्ड, उसमें इसी तरह खाने होते हैं, तो इसे कहा जाता है चेस बोर्ड पैटर्न या ग्रिड पैटर्न, एक ही बात है। तो सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, चौराहे पर जाकर मिलती थी, इसे जालपत्ती, चेस बोर्ड पैटर्न या ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। मुख्य सड़क को राजपथ कहा जाता है। सड़कों के किनारे कचरा पात्र या डस्टबिन रखे जाते थे। इतनी जानकारियां सड़कों के बारे में आपके लिए काफी हैं, आपके एग्जाम के लिए इतनी जानकारियां काफी हैं। अब तीसरी चीज, नालियां। नालियां जो हैं वो पक्की ईंटों से भी बनी, लेकिन कालीबंगा से लकड़ी की नालियां भी मिली हैं। कालीबंगा से लकड़ी की नालियां भी मिली हैं। अब ये नालियां जो हैं वो मुख्य नाले में जाकर मिलती थी, और मुख्य नाला जो है वो अवशिष्ट जल को नगर के बाहर प्रवाहित कर देता था। नालियां जो है वो मुख्य नाले में जाकर मिल जाती थी। मुख्य नाला जो था वहां पर शोषगर्त बनाए हुए थे, देखो इस तरह बनाए हुए थे, इन्हें हम कहेंगे शोषगर्त। इन्हें हम कहेंगे शोषगर्त। पानी ऐसे बह रहा है, जो कचरा है वो यहां पर गिर जाएगा, उसके बाद फिर पानी बहता रहेगा, कचरा यहां पर गिर जाएगा, फिर पानी बहता रहेगा और कचरा ऐसे यहां पर गिर जाएगा। तो लगातार जो है वो पानी का प्रवाह अविरल चलता रहेगा, मतलब पानी बाधित नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। अब जब इस तरह की व्यवस्था ही बनाई हुई थी कि उन्होंने सड़कों के किनारे कचरा पात्र भी रखे हुए थे और शोषगर्त बनाए हुए थे, तो निश्चित रूप से इन्हें साफ करने के लिए कोई ना कोई संस्था रही होगी, कोई ना कोई संस्था इन्हें साफ करने के लिए रही होगी। तो यह व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भवन जो है वो मुख्यतः पक्की ईंटों से बने, कालीबंगा और रंगपुर में भवन कच्ची ईंटों से बने, इसीलिए कालीबंगा और रंगपुर को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्तियां। दूसरी चीज, जो मुख्य सड़क है, सॉरी है, हाँ, जो भवनों के दरवाजे जो हैं वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। भवनों के दरवाजे जो है वो पीछे की ओर गली में खुलते थे ताकि यातायात प्रभावित ना हो सके। खैर, तार मुख्य समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हो, तारांकित सड़कें तो मिली हैं। खैर, मुख्य सड़क जो है वो मुख्य सड़क पर भवनों के दरवाजे नहीं खुलते थे ताकि यातायात प्रभावित ना हो सके, पीछे की ओर गली में खुलते थे। लोथल से एक अपवाद मिला है, अपवाद स्वरूप लोथल से एक भवन मिला है जिसका दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता है। अदरवाइज पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों के दरवाजे जो हैं वो पीछे की ओर गली में खुलते थे। उसके बाद सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी इस तरह से, इसे जालपत्ती कहा जाता है, चेसबोर्ड पैटर्न या ग्रिड पैटर्न कहा जाता है, और सड़कें चौराहे पर जाकर मिलती थी। मुख्य सड़क को राजपथ कहा गया है और सड़कों के किनारे कचरा पात्र या डस्टबिन रखे जाते थे, कचरा पात्र या डस्टबिन रखे जाते थे। जब इस तरह की व्यवस्था थी तो स्वाभाविक सी बात है कि नगर नियोजन जैसी कोई संस्था काम कर रही होगी और निश्चित समय पर वो जो कचरा था उसको साफ करने की भी व्यवस्था इन लोगों के पास रही होगी। अब नालियां जो है वो मुख्यतः पक्की ईंटों से बनी, जबकि कालीबंगा और रंगपुर में कालीबंगा में लकड़ी की नालियां मिली हैं। नालियां मुख्य नाले में जाकर मिलती थी और मुख्य नाले में इन लोगों ने शोषगर्त बनाए हुए थे ताकि कचरा जो है वो उनमें चला जाए और जो पानी है उसका प्रवाह चलता रहे। यहां तक की कुछ चीजें पढ़ी थी हमने। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, बाकी क्लास आपकी लगातार जारी रहेगी।
आप इस तरह से अच्छे से नोट्स बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, या दूसरा पूरा लिख के दिया जाए, पूरा बोर्ड पे राइटिंग की जाए, पूरी भाषा बनाई जाए, तो मेरे हिसाब से आप इस शैली में आसानी से नोट्स बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि शैली में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। बहुत आसानी से इस शैली में नोट्स बनाए जा सकते हैं। सारी चीज़ें मैं बार बार बोल बोल के रिपीट कर रहा हूँ, भाषा बना के बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आराम से नोट्स बनाए जा सकते हैं। मेरी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सुमन चौधरी, कितनी बजे तक सर? कितनी बजे क्या होता है ये? कितने बजे तक क्लास होगी? तो मतलब 10 बजे तक क्लास होगी आपकी। खैर, अब अगला जो बिंदु हमारा है वो है सिंधु सभ्यता का विस्तार की कौन कौन से क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। जया माथुर जी, सही है। हाँ सर, बना रहे हैं। आसानी से नोट्स बन रहे होंगे। कमेंट करके एक बार आप लोग बता दीजिए सभी लगभग कि आप आसानी से नोट्स बना रहे हैं या पूरा सब कुछ बोर्ड पे नोट डाउन किया जाए। मुझे तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जब बोला ही जा रहा है तो नोट डाउन भी कराया जा सकता है, लेकिन उसमें समय ज्यादा व्यर्थ होगा, थोड़ा सा, इतना सा फर्क आएगा। खैर, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में था? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। एक ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हमें कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा। ज्यादा से मतलब नहीं है, मतलब है काम की चीजों से, जो हमें एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सिखा रहा है। चूंकि जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसका उद्देश्य आपसे 6 से 8 की किताबें पढ़वाना है। हाईएस्ट जो डिफिकल्टी लेवल है वो 10 तक चला जाएगा, 12 तक चला जाएगा, रिसर्च की पुस्तकों तक नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो लिमिटेड, शॉर्ट और स्वीट है। उसमें फालतू की वाहियात चीजें नहीं, आपके एग्जाम के बिल्कुल अप्रोच पे पढ़ाया जा रहा है। खैर, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। एक निश्चित क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस आधुनिक देश में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं था, तो बांग्लादेश ऑप्शन आएगा। बांग्लादेश में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं था। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र में विस्तार था। जम्मू कश्मीर में एक स्थल है मांडा, और किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। तो उत्तर में विस्तार जम्मू कश्मीर था। दक्षिण में एक स्थल है दैमाबाद, या कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा दायमाबाद, एक ही बात है। यह है महाराष्ट्र में। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार जो हो गया वो कहां से कहां तक? जम्मू कश्मीर से लेके और महाराष्ट्र तक। पूर्व में विस्तार था आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये दैमाबाद जो है ये प्रवरा नदी के किनारे है, और प्रवरा गोदावरी की सहायक है। आप लोग मेरे मैपिंग को स्केल डाल के मत नापने लग जाना, क्योंकि मैं केवल आपको दिशाएं समझाने के लिए ये मैपिंग कर रहा हूं। खैर, आलमगीरपुर और यूपी में है, ये हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो उत्तर में विस्तार मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में विस्तार दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे, पूर्व में विस्तार आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे, और यहां पर विस्तार सुतका गेंडोर। बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो लगभग ये जो क्षेत्र था, ये पूरा जो क्षेत्र था
वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का, चलो मैं वैसे करके बता देता हूं आपको। ये जो एरिया था, इस क्षेत्र में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। इस क्षेत्र में 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक लगभग जो विस्तार पता चला है, अब तक जहां तक का रिसर्च पहुंचा है, वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगली स्लाइड ले लेते हैं। तो हमने देखा कि विस्तार लगभग ये था। अफगानिस्तान से 2 स्थल मिले हैं, एक तो मुंडीगाक और एक सोर्तगोई। ये दोनों स्थल हमें मिले हैं अफगानिस्तान से। तो मतलब अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। देखो, यह भी हो सकता है कि इन दोनों स्थलों तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार रहा हो, लेकिन ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य क्षेत्र में नहीं आते। ऐसा माना जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि व्यापार जो है वो प्रधान अवस्था में था यहां पर, तो ये दोनों स्थल संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक उपनिवेश रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक उपनिवेश रहे होंगे। तो मुंडीगाक और सोर्तगोई, ये दोनों स्थल कहां पर है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। ये मुख्य क्षेत्र के अलावा हैं। मुख्य क्षेत्र में जो क्षेत्र मैंने बताया लगभग वो था मांडा जम्मू कश्मीर से लेके और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक। हाँ, बिल्कुल त्रिभुजाकार आकृति में सिंधु घाटी सभ्यता थी। देखो, थोड़ा सा ये जनरल से क्वेश्चन जो है वो खुद से भी आसानी से सॉल्व कर लिया करो कि त्रिभुजाकार, हर जगह आपको लिखा मिल जाएगा, जनरलाइज सी चीज है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ख्यातों में अल्लट को आलू रावल कहा गया है। ख्यातों में अल्लट को क्या कहा गया है? आलू रावल कहा गया है। अल्लट के काल में हम मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे कि सारणेश्वर प्रशस्ति से हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि अल्लट के काल में नौकरशाही शुरू हुई। तो आलू, देखो, रावल तो वो था ही, बचपन में संभवतः वो मोटा रहा होगा। अगर किसी को क्रिकेट में अच्छी खासी दिलचस्पी अब से 2-4-5 साल पहले रही है, 5-7 साल पहले रही है, तो उन्होंने अच्छे से एक नाम सुना होगा, इंजमाम उल हक। इंजमाम उल हक पाकिस्तानी प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे इंजमाम उल हक, और इंजमाम उल हक का निकनेम था आलू। तो ये जब अल्लट जो था वो बचपन में, रावल तो बाद में बना, बचपन में उसका नाम, अपने परंपरा रही है राजस्थान में कि नाम पलट दिए जाएं, तो नाम रख दिया होगा आलू, और उसके बाद आलू बन गया रावल। तो आलू क्या बन गया? रावल बन गया। तो नाम क्या हो गया? आलू रावल। ईस्ट टू वेस्ट 1600 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर। बिल्कुल। देखो, एक तो अच्छे से एक चीज याद रखना कि डिजिट आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। आपके पेपर में एक भी डिजिट हिस्ट्री में नहीं आएगा। डिजिट हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे में पूछ लें, हो सकता है ज्योग्राफी में पूछ ले आपसे कि कौन से पर्वत की ऊंचाई कितनी है। हिस्ट्री में आपसे डिजिट नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, आप बार बार तिथियों को रटते हो, तो एक चीज ये जरूर अच्छे से दिमाग में उतार लेना कि आप तिथियों को आधारित करके, रट के तिथियों को कभी इतिहास को नहीं पढ़ सकते। इतिहास हमेशा समकालीन पढ़ा जाएगा। हमें यह पढ़ना होगा कि जब बाबर ने काबुल जीता था तो उस समय भारत के राजा जो थे वो इब्राहिम लोदी थे, मेवाड़ में महाराणा सांगा थे और विजयनगर में कृष्णदेव राय थे। ये 3 सबसे मुख्य शासक थे। तिथियां वो ही पूछी जाएंगी जिन पे इतिहास का बहुत ज्यादा प्रभाव आया, या डिजिट वही पूछे जाएंगे जिनका इतिहास पर बहुत ज्यादा प्रभाव आया। ऐसा नहीं है कि मैं ये डिजिट सारे आपको बता नहीं सकता, बहुत आसानी से ये डिजिट मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इन डिजिट का आपके लिए कोई महत्व नहीं है।
तो अपन बात यहाँ कर रहे थे कि आलू बन गया रावल, तो उसको आलू रावल कह दिया गया। फिर वैसे इंजमाम उल हक के नाम में एक अद्भुत रिकॉर्ड और भी है कि इस महान विभूति के नाम सर्वाधिक बार, जहां तक मुझे समझ है, रन आउट होने का रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम पर है, क्योंकि वो मोटे थे इसीलिए उनका नाम था आलू। वैसे बेहतरीन क्रिकेटर रहे। खैर, यहां तक की चीजों में से आपको जो लिखना है वो ये लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी, क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो छोर थे, किनारे थे, वो मैंने अभी आपको बताए। जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो छोर थे वो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा अफगानिस्तान से 2 स्थल प्राप्त हुए, मुंडीगाक और सोर्तगोई। ये संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक उपनिवेश रहे होंगे, क्योंकि सभ्यता, देखो, सभ्यता का आधार तो कृषि ही था। ये जरूर याद रखना, भारत के पूरे इतिहास में यदि हम ऋग्वेदिक काल को छोड़ दें, इस ऋग्वेदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार आएगा पशुपालन आपके। तो यदि हम इस ऋग्वेदिक काल को छोड़ देते हैं तो अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो हमेशा कृषि ही रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही था। कृषि के साथ पशुपालन होता था, और कृषि और पशुपालन दोनों का सम्मिलित रूप मिश्रित कृषि, आज भी भारत में मिश्रित कृषि ही होती है। जो व्यापार था वो समृद्धि का कारण था। ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आधार व्यापार था, अर्थव्यवस्था का आधार व्यापार नहीं था, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही था। क्योंकि आधार से हम मतलब ये समझेंगे कि आबादी कितनी किस क्षेत्र पर निर्भर है। बहुत बड़ी आबादी व्यापार पर निर्भर नहीं थी। भारत में हमेशा से आबादी किस पर निर्भर रही है? खेती पर निर्भर रही है। भारत में हमेशा से आबादी खेती पर निर्भर रही है। और यही कभी सरदार भगत सिंह ने कहा था कि जो किसान और मजदूर हैं उनको हर क्षेत्र में उतनी भागीदारी दी जाए जितनी उनकी आबादी है। इसी के लिए कभी, इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने कभी नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हम चीजों को टुकड़ों में पढ़ें तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, सेपरेट पढ़ पाएंगे। यदि हम सारी चीजों को टेक्स्ट बना के और मिश्रित करेंगे तो सही समझ नहीं पाएंगे। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ये तरीका बिल्कुल ठीक है या नहीं, ये शैली बिल्कुल सही है या नहीं, कि चीजों को सेपरेट टुकड़ों में पढ़ा जाए। खैर, तो अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की। जितनी भी मार्केट में गाइड हैं उनमें दुनिया भर के अलग अलग इतिहासकारों के आधार पर अलग अलग कालक्रम दिए हुए हैं। जिस भी व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता पर रिसर्च किया उसने अपने आधार पर कालक्रम निर्धारित कर दिया और हम उसी कालक्रम को सही मानने लगे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे वो कालक्रमों की संख्या बढ़ती गई और बढ़ती गई, तो हमारे लिए एक साथ 50 इतिहासकार हो गए जिन्होंने अलग अलग कालक्रम हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। मैं आपको फिक्स बता रहा हूं, उनसे बाहर क्वेश्चन किसी सूरत में आपसे नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले तो कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो था वो 2300 से 1750 बीसी, या मतलब ईसा पूर्व, 2300 से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 से 1750 ईसा पूर्व। कार्बन 14 और डीपी अग्रवाल और डॉक्टर रोमिला थापर वो भी इसी से सहमत हैं। डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर इसी से सहमत है कि जो कालक्रम था वो 2300 से 1750 बीसी था। अब ये कार्बन 14 क्या है? कार्बन 14 के जनक थे विलोड
फ्रैंक लिबी, ये इस प्रणाली के जनक थे। इस प्रणाली से क्या किया जाता है कि जीवाश्मों में जो कार्बन का अंश होता है वो निश्चित समय के अनुपात में घटता जाता है। तो उस आधार पर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि ये जीवाश्म है, ये जो फॉसिल्स हैं, ये लगभग इतने समय पुराने रहे होंगे। तो ये है कार्बन 14, जिससे 2300 से 1750। हितेश जांगिड़ बिल्कुल सही। तो विलोड फ्रैंक लिबी कार्बन 14 के जनक हैं और उन्होंने कालक्रम उस आधार पर के कार्बन 14 के आधार पर 2300 से 1750 ईसा पूर्व डीपी अग्रवाल और डॉक्टर रोमिला थापर इससे सहमत है। आपको यह जरूर याद रखना है, आपको बहुत सारे याद नहीं रखने, और मैं एक दो बता दूंगा, लेकिन आपको सारे याद नहीं रखने हैं। एक अगर याद रखो तो जॉन मार्शल का याद रख लेना, वो ज्यादा मान्य तो नहीं है, लगभग 3250 से और 2750, ये जॉन मार्शल ने बताया था। विलोड फ्रैंक लिबी, इनको नोबेल भी मिला था इसके लिए, कार्बन 14 जो विधि है उसके लिए नोबेल भी मिला था। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कहां पर दिए जाते हैं, कौन सी वो जगह है जहां पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है वो कहां पर दिए जाते हैं, आपके कमेंट का इंतजार है। तब तक आगे बात करते हैं थोड़ा। अगला बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। कमेंट में कोई जवाब नहीं दे रहा कि नोबेल पुरस्कार कहां पर दिए जाते हैं। सर्वमान्य मत 2300 से 1750, बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया कि आपको यही याद रखना है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। यह सर्वमान्य मत है, सर्वसम्मत मत है, तो आपको यही याद रखना है। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाने वाला है तो वो भी यही पूछा जाने वाला है, इसके अलावा कोई मत नहीं पूछा जाएगा। स्वीडन, हितेश जांगिड़ बिल्कुल सही है, स्वीडन में दिए जाते हैं। बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार स्वीडन में भी स्टॉकहोम, वहां पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन शांति का नोबेल जो है वो अलग जगह पर दिया जाता है। ये भी बताने की कोशिश कीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में कि शांति का नोबेल जो है वो कहां पर दिया जाता है। आपको यहां से कार्बन 14 के अनुसार कालक्रम 2300 से 1750 ईसा पूर्व, डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर जो है वो इसी से सहमत है। कार्बन 14 के जनक विलोड फ्रैंक लिबी, उनके इस खोज के लिए उनको नॉर्वे नूतन कुमार बैरवा, बिल्कुल वेरी गुड, नॉर्वे, ओस्लो, शांति का नोबेल जो है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। खैर, जॉन मार्शल ने 3250 से 2750, तो आपको बाकी ज़्यादा आप गाइडों में खूब सारे मत लिखे हुए हैं, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उनको रटें। बाकी मुझे नहीं लगता कि उनको रटने के कोई सार्थक परिणाम है। आप सीधा सा याद करें, 2300 से 1750 बीसी कार्बन 14 के अनुसार कार्बन 14 के जनक विलोड फ्रैंक लिबी और डॉक्टर रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल कार्बन 14 से सहमत हैं। अल्फ्रेड नोबेल की याद में, बिल्कुल उन्हीं की याद में दिए जाते हैं। अब दोबारा विषय क्षेत्र पे आते हैं। तो अब अगला बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो लिपि थी भाव चित्रात्मक। दो टुकड़े हैं, एक तो भाव और एक है चित्रात्मक। अर्थात उन लोगों ने चित्रों के माध्यमों से भावों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की। और इस लिपि में सर्वाधिक जो प्रचलित चित्र है वो मछली और यू आकार है। अब उन लोगों ने एक चित्र मछली का बना दिया, उसके बाद यू बना दिया, उसके बाद वी बना दिया। इसी को बुस्टोफेडन कहा जाता है या सैंधव लिपि कहा जाता है या पिक्टोग्राफिक कहा जाता है। तो इस तरह से उन लोगों ने चित्र बना बना के और भावों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की।
यह लिपि कहलाती थी भाव चित्रात्मक या बुस्टोफेडन, चित्रों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति करने की कोशिश। अब इस लिपि को पढ़ने का जो प्रयास था वो बहुत सारे इतिहासकारों ने किया। सबसे पहले ये प्रयास जो है वो वेडन महोदय ने किया। ये प्रयास आईडी महादेवन ने भी किया। ये प्रयास फादर हेरास ने भी किया। ये प्रयास फादर हेरास ने भी किया। ये नाम हम एक जगह और पढ़ते, यदि आपके सिलेबस में से गुप्त काल नहीं हटाया गया हो तो। फादर हेरास वो इतिहासकार हैं जो ऐसा बताते हैं कि समुद्रगुप्त से पहले और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बीच में कोई काच नाम का शासक या काचगुप्त नाम का शासक हुआ था। फादर हेरास ऐसा बताते हैं। फादर हेरास इसका आधार मानते हैं उन सिक्कों को जिसपे एक तरफ तो काचगुप्त लिखा हुआ है, एक तरफ सर्वराजोच्छेता लिखा हुआ है। सर्वराजोच्छेता चूंकि समुद्रगुप्त की उपाधि थी, भारत का नेपोलियन भी उन्हीं को कहा जाता है। तो अब आपके सिलेबस में गुप्त काल हटा दिया गया है। बाकी आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि फादर हेरास के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बीच एक काचगुप्त नाम का शासक हुआ। फादर हेरास का ऐसा मानना है। खैर, इन लोगों ने सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास किया वो किन किन लोगों ने किया? वो किया वेडन, आईडी महादेवन और फादर हेरास ने। सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह जो है वो है मछली या यू आकार का चित्र जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है। तो ये कुछ बातें छोटी छोटी सी हैं जो हमको लिपि में याद रखनी है। जी, पार्वती गुप्त काल सिलेबस में से हटा दिया गया है, इसीलिए मैं बता रहा था कि यदि गुप्त काल हम पढ़ते तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अब सिलेबस में से हटा दिया गया है तो हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अगर सिलेबस में नहीं है वही जानकारी, सिलेबस में जो है वही जानकारी दी जाए। तो अब आप बिंदु बनाइए प्रमुख स्थल। अब आप बिंदु बनाइए प्रमुख स्थल और उसमें एक बिंदु बनाइए हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला था, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। लेकिन अब जो जिला है वो है साहिवाल। मेरे हिसाब से सलजम वाला से आना चाहिए। अब जो जिला है वो है साहिवाल जिला, पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। तो कोई सी भी चीज याद रह जाए, जो भौगोलिक स्थिति पूछी नहीं जानी है। जहां तक मुझे लग रहा है कि भौगोलिक स्थिति हड़प्पा की नहीं पूछी जानी है कि साहिवाल है या मोंटगोमरी है। वर्तमान में साहिवाल है, लेकिन हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास को समकालीन पढ़ते हैं। जब इस स्थल की खोज हुई तब वहां पर मोंटगोमरी ही था, तो इसलिए हम मोंटगोमरी ही पढ़ते हैं। हम प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं, फिर इलाहाबाद प्रशस्ति पढ़ते हैं, लेकिन हम प्रयागराज प्रशस्ति नहीं पढ़ते हैं। प्रयागराज प्रशस्ति नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पहले प्रचलित नाम ये दो थे। अब तक आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रयाग को अंग्रेजी में यदि लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा। आप देखना अंग्रेजी में ऐसे लिखा मिलेगा प्रयाग, इलाहाबाद। प्रयाग इलाहाबाद लिखा मिलेगा आपको अंग्रेजी में। जो आज प्रयागराज है, वर्तमान आदित्यनाथ सरकार ने वापस प्राचीन नाम जो था प्रयाग वो कर दिया है। बाकी अंग्रेजी में इलाहाबाद को ऐसे लिखते हैं। और
अलाहाबाद जो था वो अपभ्रंश होते होते क्या हो गया था, इलाहाबाद हो गया था। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि प्रयाग को इलाहाबाद नाम किसने दिया था। चर्चित नाम भी है, गोमूत्राक्षर लिपि भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। चर्चित नाम भी है कि प्रयाग को इलाहाबाद नाम किसने दिया था, और आया हुआ क्वेश्चन भी है। कई सारे पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है जब ये नाम परिवर्तन हो रहे हैं। इसी तरह गुरुग्राम भी पूछा गया है, इसी तरह गुरुग्राम भी पूछा गया है। तो अब ये याद आ गए तो थोड़ा सा बता देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में तब तक जवाब दीजिए, तब तक हम हड़प्पा पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तब तक पहला स्थल कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। 1921 में दयाराम साहनी जो है, उन्होंने किन के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल की खोज की थी, और वो स्थल था हड़प्पा। इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा। किसी का जवाब नहीं आया अभी तक कि प्रयाग को इलाहाबाद नाम किसने दिया। ये जवाब दीजिए कि प्रयाग को इलाहाबाद नाम किसने दिया। ये कई पेपरों में, कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रयाग को इलाहाबाद नाम किसने दिया था। हड़प्पा माउंटगोमरी साहिवाल जिला है फिलहाल, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी। यदि ये क्वेश्चन आए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी तो दयाराम साहनी ने, और यदि ये क्वेश्चन आए कि हड़प्पा की खोज किसके निर्देशन में हुई तो जॉन मार्शल। यदि इस तरह से क्वेश्चन आए कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जो थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, जॉन मार्शल थे। चूंकि पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया और पहला स्थल जो है वो हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए हड़प्पा को कहा जाता है तोरण द्वार का नगर। कोई भी वैवाहिक समारोह जो होता है तो वहां पे वैवाहिक समारोह की विधिवत शुरुआत तोरण से होती है, और यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत शुरुआत हुई थी हड़प्पा से। हितेश जांगीर अकबर, बिल्कुल। प्रयाग को इलाहाबाद नाम हितेश जांगीर बिल्कुल सही आंसर है, पर अकबर नहीं, अकबर ने दिया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उन्होंने प्रयाग को नाम दिया था इलाहाबाद। एक छोटा सा सेशन गुरुग्राम पे बनाएंगे। ये गुरुग्राम कई क्वेश्चन में आ चुका। एक छोटी सी क्लास का भी अगर समय रहा तो उस समय ये गुरुग्राम पे बता देंगे आपको। तो 1921 में दयाराम साहनी ने पहला स्थल खोजा, या अभी बताएं, कमेंट करके बताइए कि गुरुग्राम के बारे में अभी बताएं या कभी एक और छोटा सा सेशन बना दे। सीताराम खोखर, बिल्कुल सही आंसर, अकबर। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आप इस गुरुग्राम के बारे में, अभी बताया जाए या गुड़गांव का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है, गुरुग्राम रखा गया है। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, तो अभी बताएं या बाद में बताएं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1921 में दयाराम साहनी ने किनके निर्देशन में खोज की, जॉन मार्शल के निर्देशन में पहला स्थल हड़प्पा खोजा। या भारत के पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल। चूंकि वैवाहिक समारोह का प्रारंभ तोरण से होता है, और तोरण भी वर्तमान में तो ज्वलंत समस्या है, क्योंकि लिंगानुपात लगातार घटता जा रहा है। जहां तक मुझे थोड़ा बहुत पता है 928 है अपने राजस्थान में लिंगानुपात, तो 72 जो बचते हैं वो विशुद्ध बेरोजगार हैं सारे। तो लड़कों के लिए तो बेचारों के लिए यही ज्वलंत समस्या है कि इन 72 में कहीं गणना ना हो जाए, क्योंकि इन्हें निरुद्देश्य भ्रमण जो बाल्यावस्था में होता है वो करना है। ज्वलंत समस्या है ये बेरोजगारों के लिए हमारे राजस्थान में। तो इनको निरुद्देश्य भ्रमण, जिसे स्थानीय भाषा में हांडना कहा जाता है, वो करना है। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। खैर, तो तोरण चटकना अति आवश्यक है हर हाल में। ये लड़कों के लिए बड़ी भारी समस्या है। गुरु द्रोणाचार्य का गांव गुरुग्राम, बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे एक पर्टिकुलर सेशन बना देंगे। अभी ये कमेंट बॉक्स में ऐसा कह रहे हैं कि अभी नहीं, अभी तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई जाए। खैर, तोरण द्वार का नगर किसको कहा जाता है, एक ऋग्वेद में शब्द है हरियूपिया।
उस हरियूपिया शब्द का समीकरण किससे लगाया जाता है? हड़प्पा से उस हरियूपिया शब्द का समीकरण लगाया जाता है कि संभवतः यह हरियूपिया शब्द जो है वो हड़प्पा के लिए ही उन लोगों ने प्रयोग में लिया था। हड़प्पा के लिए ही ऋग्वेद में कौन सा प्रयोग, शब्द प्रयोग में लिया गया? हरियूपिया प्रयोग में लिया गया। ये इस मत को वो लोग मानते हैं जो ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वही सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वही बाद में आर्य कहलाए, तो इसीलिए वहां ये शब्द आ गया हरियूपिया। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्यों की अलग विशेषताएं थी और सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की अलग विशेषताएं थी। ये लोग शांति प्रिय थे, वो लोग युद्ध प्रिय थे। बाकी ऋग्वेद में एक नाम मिल जाता है हरियूपिया। आप जब लाइन बना के इसको लिखें तो ऐसा लिखें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा शब्द का समीकरण ऋग्वेद के हरियूपिया से लगाया जाता है। खैर, अब यहां से अवशेष क्या क्या मिले तो प्राप्त अब यहां से अवशेष क्या क्या मिले तो प्राप्त अवशेष, ये बिंदु बनाए आप, जो भी यहां से प्राप्तियां हुई, प्राप्तियां बिंदु बना लें या प्राप्त अवशेष बिंदु बना लें, एक ही बात है। तो यहां से जो अवशेष मिले उनमें अन्नागार और स्नानागार, देखो ये दोनों अन्नागार और स्नानागार जो दोनों हैं वो हड़प्पा से भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। हमें ये याद रखने हैं मोहनजोदड़ो में, हमें ये दोनों याद रखने हैं मोहनजोदड़ो में। यदि सुमेलित करवाया जाए तो हड़प्पा में याद रख लेना, बाकी सीधा सा याद रखना है कि अन्नागार और स्नानागार मोहनजोदड़ो से तो बड़ी बेहतरीन संरचना मिली है। ये पूरा स्विमिंग पूल मिला है स्नानागार, उसके बारे में तो उसको तो खोल के पढ़ाएंगे, लेकिन यहां ये ही याद रखना है अन्नागार और स्नानागार। एक यहां से उर्वरता की देवी की मृण मूर्ति मिली है, उर्वरता की देवी की मृण मूर्ति। ये कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। देखो मृण मूर्ति क्या है कि मिट्टी को पकाया जाता था और उसे कहा जाता था फिर टेराकोटा, और इस टेराकोटा से खिलौना टाइप छोटी मूर्ति बनाई जाती थी, उसे कहा जाता था मृण मूर्ति। तो ये उर्वरता की देवी की मृण मूर्ति कहां से मिली है? हितेश जांगीड़ 54x33 में फिर कह रहा हूं कि डिजिट पे फोकस मत करो, ये डिजिट किसी काम के नहीं है, आप इनको रखते रहोगे पूरा कंसेप्ट रह जाएगा। ये डिजिट आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आने हैं पेपर में, एक भी डिजिट नहीं आना कि आज तक पेपर में नहीं पूछा गया। आप तो रीड की बात कर रहे हैं, यहां तक कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और नेट के पेपर में भी आज तक इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं पूछी गई है। आप मत रटें इनको, बाकी आपकी श्रद्धा है, मैं पहले भी कह चुका। जयंती लाल सर नमस्ते। नमस्ते। बिल्कुल, उर्वरता की देवी की मृण मूर्ति मिली है, मिट्टी को पकाया जाता था और उसे कहा जाता था टेराकोटा, और उसके बाद खिलौना मूर्ति बनाई जाती थी। ये जो मूर्ति मिली है इसमें महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। इस मूर्ति में महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ प्रस्तुत किया गया है। तो जो जॉन मार्शल है, उन जॉन मार्शल ने ऐसा माना है, जॉन मार्शल ने ऐसा कहा है कि यह औरत संभवतः पृथ्वी माता रही होगी। हमारी जो भूमि है वो हमें अनाज देती है, तो उस महिला के गर्भ से भी क्या निकलता हुआ दिखाया गया है? पौधा निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। तो जॉन मार्शल का ऐसा मत है कि वो औरत कौन रही होगी? पृथ्वी माता रही होगी। खैर, ये जरूर याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है ये उर्वरता की देवी। एक यहां से कब्रिस्तान मिला है जिसे नाम दिया गया है R37। तो R37 कब्रिस्तान की प्राप्ति जो है वो कहां से होती है? R37 कब्रिस्तान की प्राप्ति होती है हड़प्पा से। उसके अलावा काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति मिली है।
काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति मिली है। देखो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ प्रमाणित करेंगी ये उर्वरता की देवी। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति पढ़ेंगे तो वहां हम इस उर्वरता की देवी के आधार पर पढ़ेंगे कि महिला को पृथ्वी माता के रूप में पूजा जाता था, उसकी पूजा होती थी। आज भी महिला की उपासना पृथ्वी माता के रूप में होती है। यही वजह है कि बहुत सारे शुभ कार्य जो हैं, जिनकी नींव जो है वो घर में किसी कन्या से लगवाई जाती है। तो ये हमेशा से प्रचलित रहा है। यहां से बहुत सारी परंपराएं कॉमिंग सर समझ नहीं आ रहा कमेंट क्या है जयंती लाल जी। खैर, तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ प्रमाणित करेंगी। कब्रिस्तान मिले हैं, इसका मतलब यह है कि शवों को कब्रों में दफनाया जाता था। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ प्रमाणित करेंगी। काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति मिली है, मतलब जो नृत्य कला है वो इन लोगों के मनोरंजन के साधनों में शामिल था। लाल पत्थर की मानव आकृति मिली है। लाल पत्थर की मानव की आकृति मिली है। कांसे की इक्का गाड़ी, इक्का कहते हैं रथ को, कांसे की इक्का गाड़ी। इस वर्ड के लिए मैं कई बार कंफ्यूज रहा कि इक्का गाड़ी किसको कहते हैं। तो इक्का गाड़ी कहते हैं रथ को। तो कांसे की पूरी रथ गाड़ी नहीं मिली है, केवल खिलौना मिला है ना। इक्का गाड़ी कहते हैं रथ को। आपने एक नाम जरूर सुना होगा, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब प्रसिद्ध शायर थे। 1857 का जब हम रिवॉल्ट पढ़ेंगे तो ये चूंकि भारतीय इतिहास में नहीं है, राजस्थान के इतिहास में 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे तो मिर्जा गालिब उस रिवॉल्ट के चश्मदीद गवाह थे। कई सारी शायरियां भी उनकी उस समय की प्रचलित है, वो हम वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन मिर्जा गालिब पे मुझे इक्का गाड़ी से कुछ ध्यान आया कि बहादुर शाह जफर ने सिफारिश लगाई और मिर्जा गालिब को कॉलेज में, दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज में प्रोफेसर अपॉइंट किया गया। अब मिर्जा गालिब बड़े बेहतरीन व्यक्ति थे, हमेशा स्वैग में रहते थे। जेब में भले ही धेला नहीं हो, लेकिन मिर्जा गालिब हमेशा स्वैग में रहते थे। ऊंचे दर्जे के बेवड़े थे, बहुत भारी मात्रा में शराब का सेवन किया करते थे। उर्दू के बहुत अच्छे विद्वान थे, तो इसीलिए प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था। तो मिर्जा गालिब वहां पर इक्का गाड़ी किराए पर लेके और बढ़िया बेहतरीन उधार लेके बेहतरीन वस्त्र धारण करके गए। कॉलेज के सामने 5-7 मिनट रुके और उसके बाद वहां से वापिस आ गए। जफर ने पूछा कि आज तो आपका ज्वाइनिंग था, आप वहां पर गए क्यों नहीं। तो मिर्जा गालिब का कहना था कि वो क्या हुआ कि प्रोफेसर जो था, प्राचार्य जो था, प्रिंसिपल जो था, वो मेरे स्वागत के लिए नहीं आया। तो वो इक्का गाड़ी ही लेके गए थे किराए पर करके। खैर, कांसे की इक्का गाड़ी कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। एक शंख का बना बैल, इसकी प्राप्ति कहां से हुई है? हड़प्पा से हुई है। 16 तांबे की भट्टियां, 16 ताम्र भट्टियां कहां से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि सभ्यता कांस्य युगीन थी तो सारे जो अवशेष प्राप्त होंगे वो केवल कांसे के प्राप्त होंगे। आज यदि स्टील के बर्तन प्रचलन में हैं तो एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि स्टील के सारे बर्तन हटा दिए जाएं और उनकी जगह कांच के बर्तन ला दिए जाएं। तो यहां तांबा भी प्रचलित था, 16 तांबे की भट्टियां भी मिली हैं। इन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि जो हड़प्पा था वो अर्ध औद्योगिक नगर था। उसका पूरी तरह औद्योगिक विकास तो नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर उद्योग जो थे वो स्थापित थे। तो 16 तांबे की भट्टियां मिली हैं। तांबे की मानव तांबे की मानव आकृति मिली है। तांबे के ताबीज मिले हैं और ताबीज जो हैं वो अंधविश्वास का प्रतीक माने जाते हैं। तो ताबीज कहां से मिले हैं? तांबे के हड़प्पा से मिले हैं।
एक प्रसाधन केस, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वैनिटी बॉक्स, मतलब श्रृंगार दान। तो जहां पर जो महिलाएं हैं उनके श्रृंगार की वस्तुएं जो एक साथ रखी जाती हैं वो उसे कहा जाता है प्रसाधन केस। तो 16 तांबे की भट्टियां, तांबे की मानवाकृति, तांबे के ताबीज और तांबे के प्रसाधन केस कहां से मिले हैं? वो सारे मिले हैं हड़प्पा से। तो ये कुछ जानकारियां थी हड़प्पा के बारे में। एक बार देख लेते हैं। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला था पहले, अब साहिवाल जिला है, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में। 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की। किनके निर्देशन में खोज हुई? जॉन मार्शल के निर्देशन में। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया। या सिंधु घाटी सभ्यता की जिस समय खोज हुई उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल महानिदेशक थे। इसे तोरण द्वार का नगर कहा जाता है, अर्धौद्योगिक नगर कहा जाता है। ऋग्वेद में एक शब्द मिला है हरियूपिया, उसका समीकरण किससे लगाया जाता है? हड़प्पा से लगाया जाता है। अवशेष जो है अन्नागार मिला है, स्नानागार मिले हैं। उर्वरता की देवी का अंकन, एक मृण मूर्ति मिली है जिसमें महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। जो मार्शल हैं उनका मानना है कि संभवतः ये महिला जो है वो पृथ्वी माता रही होगी, और आज भी भूमि पूजन, धरती पूजन प्रचलित है। तो उस महिला को पृथ्वी माता के रूप में पूजा जाता था। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार संभवतः मात्र सत्तात्मक रहे होंगे। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति मिली है, जो ये प्रमाणित करती है कि जो नृत्य कला था वो सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन के साधनों में था। लाल पत्थर की मानव आकृति मिली है। कांसे की इक्का गाड़ी, शंख का बना बैल, ये हड़प्पा से मिले हैं। 16 तांबे की भट्टियां, ताम्र भट्टियां मिली हैं। तांबे की मानव आकृति कहां से प्राप्त हुई है? तो तांबे की मानव आकृति जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तांबे के ताबीज मिले हैं। ताबीज स्पष्ट अंधविश्वास के प्रतीक माने जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अंधविश्वास का प्रचलन संभवतः रहा होगा। प्रसाधन केस या वैनिटी बॉक्स कहां से मिला है? यह हमें हड़प्पा से मिला है। ये सारी चीजें हमें हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। तो अगला प्रमुख अगला जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो, लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। और खोज की थी 1922 में राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो शब्द कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। देखो संभवतः क्या हुआ होगा? संभवतः यह हुआ होगा कि मोहनजोदड़ो एक स्थल रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर रहा। उसके बाद यह नगर भूमि के गर्भ में समा गया। समय के अंतराल के बाद वहां से धूल या अन्य कारणों से मिट्टी हटी होगी और लोगों को वहां से मानव कंकाल मिलना शुरू हो गए होंगे। और जब कंकाल मिलना शुरू हो गए तो लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि यह टीला जो है इसके नीचे कोई कब्रिस्तान रहा था पहले, इसीलिए उन लोगों ने शाब्दिक अर्थ दे दिया मोहनजोदड़ो, अर्थात मृतकों का टीला। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, या इसे रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिले उनमें जीवाश्म जो हैं, फॉसिल्स जो हैं, वो भारी मात्रा में प्राप्त हुए। इसीलिए उसको सिंध का नखलिस्तान या रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है। अब मोहनजोदड़ो से बहुत सारे अवशेष मिले, जिनमें से अन्नागार, स्नानागार, एक विशाल स्नानागार मिला मोहनजोदड़ो से, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि उसे जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। बड़ी अद्भुत संरचना थी वो।
तो ये कुछ पहले बेसिक सी चीजें थी कि भौगोलिक स्थिति क्या है, खोज किसने की, राखाल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और जिस नदी के तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी। और हड़प्पा में आप थोड़ा सा ऐड कर लेना कि हड़प्पा जो था वो कौन सी नदी के तट पर था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के तट पर था, सिंधु नदी के तट पर था। तो यहां तक की कुछ बेसिक जानकारियां मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ी। और अब नेक्स्ट सेशन में हम मोहनजोदड़ो से जो जो प्राप्तियां हुई, जो जो अवशेष प्राप्त हुए और उन अवशेषों से क्या प्रमाणित होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास में हम पूरा मोहनजोदड़ो एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, एक बार पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद मोहनजोदड़ो दोबारा से पूरा पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई साथियों, कैसे लगी क्लास तो एक बार कमेंट करके बताओ सभी साथी प्यारे से। जल्दी से बताओ यार कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो बहुत ही शानदार तरीके से एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। और प्रति दिवस ये क्लास आपकी शाम 7 बजे से रात के 9 बजे तक ही रहेगी, प्रति दिवस रहेगी। एक बार बता दीजिए कैसी लगी आपको क्लास, फटाफट से बता दीजिए सभी साथी। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सुबह 7 बजे आपको YouTube पर भी मिलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत साथियों।